कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है ये तो पता है आप लोगों को, कंपनी कैसे बनाया जाता है ये बताया गया है कल के सेशन में। मास्टर्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि कोई पार्टी का लेजर बनाना हो या फिर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स, ये सब पता है, बताया गया है सेशन में। प्रिंस एंड नीरज, प्रिंस एंड नीरज आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बताओ ना, यस और नो, समझ में ठीक है आया सर, कि नहीं? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ओके। इनपुट जीएसटी क्या होता है? नीरज, इनपुट जीएसटी क्या होता है? बताया गया है आप लोगों को? जीएसटी कितने प्रकार का होता है ये बताइए। नीरज आप मुझे बताइए, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अच्छा, तो मान लीजिए हम पटना में हैं और आप मोतिहारी में हो, और आप पटना से कोई सामान परचेज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी लगेगी। अच्छा, उस कंडीशन में आईजीएसटी लगेगा। प्रिंस आप बताओ। प्रिंस, नीरज म्यूट कर लीजिए। प्रिंस बताइए। क्या हुआ प्रिंस, आवाज नहीं आ रही है? नीरज, नीरज प्रिंस कहाँ है नीरज? यस सर। सर थोड़ा मेरा नेट स्लो है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप पटना के किसी पार्टी से कोई सामान परचेज कर रहे हैं और आप मोतिहारी यस में हैं, सर। तो वहाँ पे कौन सा जी सर। जीएसटी, कौन सा जीएसटी एस लगेगा? जीएसटी लगेगा। एस सिर्फ, जीएसटी। सिर्फ ये एसजीएसटी? यस सर। अच्छा, नीरज ने बताया आईजीएसटी, आप बता रहे एसजीएसटी। सर एसजीएसटी एस कहाँ पे जीएसटी लगता है? एसजीएसटी कहाँ स्टेट पे में, लगता अपने स्टेट में है? और एसजीएसटी के साथ कोई और जीएसटी नहीं लगता है? बनता है सर। आईजीएसटी बनता है सर। आईजीएसटी बनता है, यानी कि ठीक तरीके से आप लोगों ने समझा ही नहीं है अभी कि सीजीएसटी कहाँ लगता है, जीएसटी कहाँ लगता है, आईजीएसटी कहाँ पे लगता है। मैंने कहा था ना, ये वीडियो सब रिकॉर्डेड है, जो भी सेशन हो रहा है वो रिकॉर्डेड है, तो आप लोग दोबारा देखिए, ठीक से समझिए। ये तो फर्स्ट डे के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था। अगेन आप म्यूट कर लीजिए, आपके साइड से बहुत आवाज आ रही है। नीरज, सर आप मुझे बताओ एचएसएन कोड क्या होता है? चार होता है सर। एचएसएन कोड क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ, कितने डिजिट का होता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, होता क्या है एचएसएन कोड क्या है? जो बिल पर सर एसएमएस कोड से सर जो बिल पर दिया जाता है वही बिल पर परचेज करते हैं। अच्छा, अच्छा, इनपुट इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में क्या डिफरेंस है? कहाँ पे इनपुट जीएसटी लगेगा और कहाँ पे आउटपुट जीएसटी लगेगा? बताइए। गुड मॉर्निंग।
ठीक तरीके से आप लोगों ने समझा ही नहीं है। अभी ये सब चीज़ें बताई गई हैं, फिर भी आप लोगों को पता नहीं है। कैसे असेसमेंट दीजिएगा? आपको ये पता नहीं है कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, कहाँ पे कौन सा जीएसटी लगता है, एचएसएन कोड क्या होता है। कैसे असेसमेंट दे पाइएगा आप लोग, बताइए। नीरज बताओ, कैसे क्या होगा? हेलो, हम्म। इनपुट इनपुट जीएसटी में लेना होता है और आउटपुट जीएसटी में देना होता है। क्या देना होता है? मतलब अगर मान लो हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट या आउटपुट? इनपुट सर, इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो अगर हम बिहार में हैं और झारखंड के किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट या आउटपुट? क्या बोला है सर? अगर हम झारखंड के किसी पार्टी से सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट जीएसटी लगेगा। वहाँ पे आउटपुट जीएसटी लगेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, ठीक से समझिए इसको, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। नीरज म्यूट करो। ठीक है। डिवाइड वाला उसका पूरा हो गया काश 20,300 का था, हम 14,000 के बिल काश कैश ला के दिए एडवांस, तब पूरा हो गया। उनको मैं उस साइड चला जाता हूँ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस। 2-4 हज़ार का पास नहीं हुआ। उनका नंबर किसका? कब मिलेगा वो? क्या क्या फोन करके जाना पड़ेगा ना? हाँ, बात करके टाइम लेनी चाहिए। हो सकता है कहीं मार्केट में हो तो। है नहीं, आप बताइएगा कि आप पहचानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, एकदम पहचान रहा होगा, है कि नहीं? ऑलरेडी आप वहां पे जा चुके हैं।
नीरज एंड प्रिंस, आवाज आ रही है ना? जा रही है। हाँ ठीक है, बताओ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग म्यूट कीजिए, फिर से समझिए इस चीज को, आप लोगों ने ठीक से नहीं समझा। देखिए, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है ना, वो 3 तरीके का होता है। एक होता है लोकल ट्रांजेक्शन, जिसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जो एक राज्य से बाहर दूसरे राज्य में अगर परचेज या सेल्स कर रहे हैं, वहां पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, राइट। अपने ही राज्य में, अगर हम बिहार में हैं, बिहार में ही परचेज या सेल्स कर रहे हैं, तो वो होगा लोकल या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। दूसरा है इंटर स्टेट, अपने राज्य से बाहर, यानी कि हम बिहार में है, झारखंड, यूपी, किसी दूसरे राज्य से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, चाहे परचेज या सेल्स, तो वो होगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। एंड तीसरा होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यानी कि अपने देश से बाहर। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी। लेकिन एसजीएसटी के जगह पे कहीं कहीं यूटीजीएसटी भी हो सकता है, यानी कि जहां स्टेट है, जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार में एसजीएसटी लगेगा, और जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, जो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी दोनों के साथ कॉमन होगा, तो जहाँ एसजीएसटी लगेगा वहाँ पे सीजीएसटी भी लगेगा। आपने सिर्फ एसजीएसटी बताया था, नहीं, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों साथ में लगता है, या सीजीएसटी यूटीजीएसटी दोनों साथ में लगता है। दोनों में 50-50% अमाउंट डिवाइड हो जाता है, यानी कि 10 रुपये टैक्स है तो 5 रुपये एसजीएसटी में जाएगा, 5 रुपये सीजीएसटी में जाएगा। और आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगता है। जब भी हम इंटर स्टेट, एक राज्य से बाहर दूसरे राज्य में परचेज या सेल्स करते हैं, वहां पे इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वहां पे आईजीएसटी लगता है। या एक देश से बाहर दूसरे देश में अगर हम परचेज या सेल्स कर रहे हैं, तो वहां पे भी आईजीएसटी लगता है। अब बात करते हैं आउटपुट और इनपुट क्या होता है। व्हाट इज आउटपुट, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। तो देखो, सीधे उसको रट जाओ, परचेज के साथ जो जीएसटी लगता है वो इनपुट जीएसटी होता है, और सेल्स के साथ जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो अगर मान लो हम बिहार में हैं और बिहार के ही किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। यानी कि तुम मोतिहारी में हो, मैं पटना में हूं, अगर तुम पटना की किसी पार्टी से या मुझसे कुछ परचेज कर रहे हो, तो वहां पे जो जीएसटी लगेगा वो होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, दोनों साथ में लगेगा, ठीक है। अगर आप बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य से परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने झारखंड से कुछ सामान खरीदा, तो वहां पे जो आपका जीएसटी लगेगा वो लगेगा इनपुट आईजीएसटी। यानी कि अपने राज्य से बाहर से अगर आप परचेज करेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, तो उस पे आपका इनपुट आईजीएसटी लगेगा। और अपने ही राज्य में किसी पार्टी से अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। इसको आप लोग रट जाइए। अब बात करते हैं आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लगता है। तो सेल्स जब भी आप करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो उस वहां पे आपका आउटपुट जीएसटी लगता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए मोतिहारी में है, और मोतिहारी बिहार में है, बिहार में कहीं भी आप दरभंगा में या पटना में या गया में कहीं भी आप सेल कर रहे हैं, या मोतिहारी में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप सेल करेंगे, सामान बेचेंगे, तो वहां पे आपका आउटपुट जीएसटी लगेगा। और कौन सा जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों एक साथ लगता है। दोनों ये मतलब या तो सी या तो एस नहीं हो सकता, दोनों होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों साथ में होगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप अपने राज्य से बाहर, आप हैं बिहार में और बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी पार्टी से, तो वहां पे जो आपका जीएसटी लगेगा वो लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि परचेज के साथ इनपुट जीएसटी, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी। अपने ही राज्य में, राज्य के भीतर अगर परचेज कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक साथ। अगर राज्य से बाहर परचेज कर रहे हैं, बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो इनपुट आईजीएसटी। अगर अपने ही राज्य में सेल्स कर रहे हैं किसी भी पार्टी को, तो वहां पे लगेगा आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों। और राज्य से बाहर अगर किसी पार्टी को बेच रहे हैं, तो वहां पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। अगर देश से बाहर किसी देश से बाहर से किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंडिया में हो, नेपाल के किसी पार्टी से आप परचेज कर रहे हो, तो वहां पे आपका लगेगा इनपुट आईजीएसटी। और अपने देश से बाहर के किसी पार्टी से आप बेच रहे हो, मान लो आप इंडिया में हो, श्रीलंका किसी पार्टी से बेच रहे हो, तो वहां पे भी लगेगा आपको आउटपुट आईजीएसटी। सो आई होप कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। बताइए नीरज, प्रिंस, समझ में आया अभी, या अभी भी कंफ्यूजन है?
सर समझ में आ गया सर। समझ में आ गया तो इसको याद रखिए, वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट कीजिए, पढ़िए। ऐसे असेसमेंट नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कौन सा जीएसटी लगेगा आपको ये भी पता नहीं है, जो चीज ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। अगर अभी नहीं कर सकते दोबारा वीडियो को देखिए और वहां से नोट कीजिए और याद कीजिए। चलिए ठीक है, ओके म्यूट सर, करिए। दोबारा नोट डाउन करते हैं। हाँ, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंस सर से हमारी बात हुई है, तो प्रिंस सर ने बताया कि टैली का बहुत सारा चीज उन्होंने बता दिया है, जैसे कंपनी क्रिएट करना, ओके, कंपनी को अंतर करना, रीस्टोर बैकअप उन्होंने बता दिया। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ईमेल करना, प्रिंट करना, ये सब चीजें उन्होंने बताया आप लोगों को। कंपनी कैसे क्रिएट होता है, मास्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ओके, स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाया जाता है, कैटेगरी कैसे बनाया जाता है, यूनिट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, फिर से बताना पड़ेगा या वो पार्ट क्लियर है जो कल के ट्रेनिंग सेशन में बताया गया है? सर एक बार गो टू वाला बता देंगे सर। गो टू वाला मैं बता देता हूँ, गो टू का क्या फंक्शन है मैं बता दूंगा आपको। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब सीधे ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैसे होते हैं टैली में। परचेज कैसे होता है, सेल्स कैसे होता है, रिसिप्ट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री क्या होता है, ये सब चीजें आज के सेशन में हम लोग बताएंगे। और लास्ट में मैं गोटू के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको ठीक से समझिए। जैसे ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी, चलिए ये कंपनी हमने ओपन किया, राइट। तो कंपनी कैसे क्रिएट होता है मैं एक बार फिर से ब्रीफली उसको ब्रीफ कर देता हूं। जब भी कंपनी क्रिएट करना है हम अल्ट और के प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट में जाके कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी का नाम यहाँ पे देंगे, उसका मेलिंग एड्रेस, स्टेट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। मैं जब सिनेरियो बनाऊंगा तो वहां भी इसका रिवीजन हो जाएगा। बने हुए कंपनी में अगर कोई भी चेंजेस करना है, मान लीजिए ये कंपनी है ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग से पेपर नाम की एक कंपनी है, अब इसको हमको इसमें कोई चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, अंतर में जाएंगे, अंक के कंपनी अंतर, और यहाँ कोई भी चेंजेस कर, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर हमको एंटर करना है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब इसमें एक चीज और आता है जो ठीक से समझ लीजिए, ये क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, एक है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फिनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, आप लोगों को आइडिया है नीरज? फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब समाप्त होता है, बताइए। सर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई माल बेचते हैं उसके लिए सर। नहीं 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 नहीं, फिनेंशियल ईयर आप बिजनेस करें नहीं करें उससे मतलब नहीं है। जो फिनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो है आपका 22-23, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो सेशन चलेगा, चल रहा है वर्तमान में, वो है वित्तीय वर्ष फिनेंशियल ईयर 22-23। तो फिनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने बिजनेस, आपका बिजनेस तो इस फिनेंशियल ईयर में शुरू हो गया, तो हमने दे दिया फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, लेकिन हमारा जो ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, जब हमने खरीदना और बेचना शुरू किया, वो मान के चलते हैं हम जून महीना से कर रहे हैं, ओके। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट हो जाएगा 1 जून। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो हम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल से ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन है, कंट्रोल F3, ये कंपनी यहाँ पे बंद हो जाएगी, देखिए बंद हो गया। फिर से हमको सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, ओके। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनी से वो कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 कंपनी खो गया, एक कंपनी ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग खो गए हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं Alt F3, एक कंपनी और खोल लेते हैं। ऐसे मान लो
और ये पार्कोस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पार्कोस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी खुला हुआ है। अब हम चाहते हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो पार्कोस इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग सेप पेपर ये ओपन हो जाए, तो सिर्फ माउस क्लिक करेंगे, अब ये कंपनी ओपन हो जाएगा, इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से करना है कंपनी में जाके, तो हम अंक के प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम चेंज कंपनी कर सकते हैं। जैसे चेंज पे जाएंगे, कौन सा कंपनी गाना है, तो अभी ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग से पेपर ओपन है, पार्कोस करना है, एंटर करेंगे, ये कंपनी ओपन हो जाएगा। तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शर्ट मैंने बताया, कंपनी बंद किया जाता है, सेलेक्ट से नया कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कंपनी में जीएसटी को कैसे इनेबल करेंगे। मान लीजिए कंपनी यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग टू सेव पेपर ओपन है, अब इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। हम यहीं पे F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करके इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह दे देंगे। यहाँ पे अगर रेट वगैरह सेट करना है, यस करेंगे, और यहाँ से रेट भी सेट कर सकते हैं। सेट अंतर जीएसटी रेट डिटेल्स, मान लीजिए ये ऑप्शन हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन HSN कोड उसका, मान लीजिए HSN कोड 1235 है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, अब देखिए यहाँ पे तीनों दिख रहा है, एग्जाम्प्ट, निम्न रेटेड, टैक्सेबल। ये आपका किस तरह का गुड्स है। मैंने बताया था कि एग्जाम्प्ट क्या होता है, मतलब जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। निम्न रेटेड क्या होता है, इस पे टैक्स तो है जीएसटी का, लेकिन 0% है। निम्न रेटेड कहलाएगा टैक्सेबल, यानी कि कोई ना कोई परसेंट है, जैसे 5%, 12%, 18%, कोई भी परसेंट है, तो हम टैक्सेबल रखते हैं। जो गुड्स है वो 12% का, इसे देखिए, इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी में जीएसटी भी इनेबल हो जाएगा। तो ये सब अब क्रिएट में, अगर हमको कोई लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स, क्रिएट में गए, लेजर में गए और यहाँ से कोई लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको कोई स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, यहाँ से कैटेगरी क्रिएट करेंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। यूनिट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से गोडाउन भी दिया हुआ है, गोडाउन भी क्रिएट करेंगे अगर हमारा मल्टीपल गोडाउन है तो ये सब चीजें ऑलरेडी कल के सेशन में बता दी गई हैं आप लोगों को, तो मैं फिर से ये बता नहीं रहा हूं। आज का एजेंडा क्या रहेगा, आज का एजेंडा ये रहेगा कि मैं सीधे सीधे एक सिनेरियो बनाऊंगा, लाइव डेटा बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि डेटा कैसे बनाया जाता है। अगर आपका असेसमेंट जो होगा उसमें जो डेटा आएगा वो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या चीजें हैं वो भी आगे बताया जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट में देखेंगे बैलेंस शीट क्या होता है। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज है वो दिखाई जाती है। राइट साइड में असेट्स को दिखाया जाता है। इसको डिटेल्ड करेंगे अगर आप, तो डिटेल्ड में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर यहाँ पे हम कंसोलिडेट की जगह पे डिटेल्ड कर देंगे तो देखिए डिटेल्ड में दिखेगा पूरा अमाउंट के साथ, किस हेड में कितना है, वॉचिंग स्टॉक क्या है, सन्नी डेटर क्या है, कैश इन हैंड क्या है, ये सब दिखेगा। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये चीज बताएगा आपको। अब ये कंपनी प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, अगर नेट लॉस होता तो इस साइड में नेट लॉस दिखता। ये सब चीजें स्टॉक समरी में हम स्टॉक को देख सकते हैं, हमारे पास कितना स्टॉक है, कितनी मात्रा में क्या क्या स्टॉक है, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं इसमें जो ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई लेजर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे 28 ग्रुप होता है। अगर हम अंडर में आए तो यहाँ पे 28 ग्रुप आपको दिखता है, ये प्री डिफाइंड होता है, टैली में 28 ग्रुप होता है। तो एक एक करके समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। जैसे बैंक अकाउंट क्या होता है, तो जब भी हम बैंक का लेजर बनाते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो जो ग्रुप होगा वो अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है आपका बैंक ओसीसी अकाउंट। तो बैंक ओसीसी क्या होता है, बैंक ओसीसी अकाउंट एक लोन अकाउंट होता है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो आप या तो बैंक ओसीसी में भी रख सकते हैं या बैंक ओडी में भी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। बैंक ओसीसी का मतलब हुआ कि जितना आपने लोन लिया वो सब पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप अकाउंट में उतना पैसा रखें या उसमें से पैसा निकालें, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से 10 लाख रुपया लोन लिया और हमने 2 लाख ही वो पैसा उसमें से विड्रॉ किया, 8 लाख रुपया अभी भी अकाउंट में है, तो बैंक क्या करेगी, इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना पैसा निकाला, बैंक 10 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी।
वो जाएगा आपका ओसीसी अकाउंट में। दूसरा है बैंक ओडी अकाउंट, ये भी लोन अकाउंट है, जब भी बैंक से लोन लेंगे इस अकाउंट में डालेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अपने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया और 2 लाख ही बैंक से विड्रॉ किया, 8 लाख रुपए बैंक में रखा है आपने, ठीक है। तो उस कंडीशन में जितना पैसा आपने विड्रॉ किया उतना ही पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ये दोनों में, हालांकि दोनों लोन अकाउंट होता है। ब्रांच डिविजन इसका यूज नहीं होता है, रेयर होता है, ये जानने का जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल होता है। तो जब भी हम कैपिटल का लेजर बनाते हैं अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखते हैं। कैश इन हैंड, कैश का लेजर बनेगा, कैश इन हैंड में जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि टैली में 2 लेजर ऑलरेडी बना होता है, एक होता है कैश का, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। करेंट असेट्स क्या होता है? करेंट असेट्स मतलब ऐसा एसेट जिसको 1 वर्ष के भीतर भी तक कैश में कन्वर्ट कर सके, वो करेंट असेट्स है। तो जो भी हम लेजर बनाएंगे वो ऐसा कोई लेजर होगा तो उसको हम करेंट असेट्स में रखेंगे। करेंट लायबिलिटीज 1 वर्ष के भीतर जो हमको पे करना है वो करेंट लायबिलिटीज हुआ, उसको हमको करेंट लायबिलिटीज में रखते हैं। डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट अगर हम डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या किसी और को डिपॉजिट, जैसे हमने लैंडलॉर्ड है जो हमारा रेंट पे हमने मकान लिया हुआ है या ऑफिस लिया हुआ है, लैंडलॉर्ड को हमने डिपॉजिट दिया तो वो हमारा असेट्स होता है, तो उसको डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे जो सीधे सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। डायरेक्ट इनकम, ऐसा इनकम जो सीधे बिजनेस ऑपरेशन से हमको हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम होता है, वो इसी हेड में जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जब भी हम जीएसटी का टीडीएस का लेजर बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये भी करंट लायबिलिटीज में ही आता है, ठीक है। फिक्स असेट्स, जब भी हम फिक्स असेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा कोई लेजर बनाएंगे वो फिक्स असेट्स में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो इनडायरेक्टली हो रहा है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन में जो एक्सपेंस होता है वो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, जैसे सैलरी का, रेंट का, कमीशन का, जो भी लेजर बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम, ऐसा इनकम जो बिजनेस के अलावा अदर सोर्स से हो रहा है, जैसे हमको रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो वो ऐसा कोई भी लेजर होगा तो वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लो एलआईसी में पैसा जमा करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका अगर कोई लेजर है तो वो अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट में जाएगा। लोन एंड एडवांसेस असेट्स, ये क्या होता है? ये लोन एंड एडवांसेस जब आप दूसरों को देते हैं, मतलब आप नहीं ले रहे हैं इसलिए असेट्स लगा हुआ है, ये लायबिलिटीज नहीं है। तो जब भी आप किसी और को लोन देते हैं, मान लीजिए आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉइज को अगर आप लोन देते हैं तो वो आपका जाएगा लोन एंड एडवांसेस असेट्स में। लोन्स लायबिलिटी, जब भी आप लोन लेते हैं आप इसमें भी रख सकते हैं, ये भी करंट लायबिलिटीज में आता है, ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, ठीक है। MIS एक्सपेंस, अदर कोई एक्सपेंसेस आपका है जो आप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, जो बाद में करना था वो इसमें जाएगा, हालांकि इसका यूज होता नहीं है जनरली। प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां प्रोविजन बनाती है, जैसे कि कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए हमको कुछ फंड रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आग से अगर कोई वस्तु नुकसान हो गया, कंपनी का सामान नुकसान हो गया, तो उसका भरपाई कैसे होगा? तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा प्रोविजन में रखती है कि अगर कुछ लॉस हुआ तो वो वहां से उसको कवर अप किया जाएगा, तो वो होता है प्रोविजन। जैसे बैंक में आप लोगों ने सुना होगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या होता है कि बैंक का कुछ पैसा जो लोन देती है बैंक, उसमें से कुछ पैसा डूब जाता है या डूबने के चांसेस ज्यादा रहता है, तो बैंक क्या करती है, प्रोविजन बनाती है, अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा प्रोविजन में डाल देती है कि अगर हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जो लोन पे नहीं किया, डिफॉल्टर हुआ, तो वो वहां से कवर अप करेगा। हालांकि बैंक मतलब अपना पैसा 100% असूलती है, पूरा जोर लगा देती है पैसा लेने के लिए, लेकिन फिर भी अगर रिकवरी नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में प्रोविजन से वो एडजस्टमेंट किया जाता है। फिर परचेज अकाउंट, अगर हम परचेज करेंगे कोई भी सामान, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, जो भी हो, तो वो परचेज अकाउंट में जाएगा। परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा, किसी वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ऑन एन एवरेज साल का 10 लाख होता है प्रॉफिट, लेकिन अभी 2023 में क्या हुआ, 22-23 में, कि आपका प्रॉफिट हो गया 20 लाख, 10 लाख रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो आप चाहते हैं कि उस प्रॉफिट का कुछ पैसा हम रिजर्व कर दें, रख दें कहीं अस्थायी रूप से, जो हमारे भविष्य में काम आएगा, तो उसके लिए हम रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग, इसका कोई अभी यूज नहीं है। सेंस अकाउंट, सेंस का लेजर बनेगा, सेंस अकाउंट में जाएगा। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है?
जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं ना वो सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि उसके लिए हमको सिक्योरिटी देना पड़ता है, जैसे जमीन के कागजात या गोल्ड लोन लेते हैं, सोना गिरवी रख के लोन हम लेते हैं, वो सिक्योर्ड लोन होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि बैंक जो लोन देता है वो सिक्योर्ड लोन कैसे है। देखिए, बैंक आपको लोन किस बेस पे देता है, या तो आपके बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से आधार पे देता है, या आपके सैलरी पे देता है। तो अगर आपने लोन पे नहीं किया तो क्या करेगा, आपका सैलरी रुक जाएगा, आपका सैलरी सीधे बैंक को जाएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है, बैंक से लोन लिए हैं, अगर आपने टाइम से पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, आपके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उससे बैंक रिकवर कर लेगी, मतलब कि वो डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आपका एसेट्स जब्त कर लिया जाएगा, आपका जो बिजनेस है उसकी नीलामी करा देगी बैंक, ठीक है। तो ये सब सिक्योर्ड लोन होता है। बैंक कभी भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती है, बैंक सिक्योर्ड लोन नहीं देती है। आधार आपका बिजनेस है, पैसा आप नहीं देंगे, आपके बिजनेस के एसेट्स को बेच के बैंक नीलाम करेगी और उसको बेचेगी और उससे पैसा रिकवर करेगी। अगर आप नौकरी पेशा में हैं, अगर आप नहीं पे करते हैं, आपकी सैलरी रोक दी जाएगी और बैंक को पैसा दिया जाएगा। तो ये सब नियम है, इसलिए बैंक का लोन सिक्योर्ड लोन होता है। तो जब भी बैंक से हम लोन लेते हैं, या तो हम बैंक ओसीसी ओडी में भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम सिक्योर्ड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योर्ड लोन ही होता है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक जो भी वस्तु हम खरीदते बेचते हैं वो स्टॉक होता है, उसको स्टॉक इन हैंड में रखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। सन्ड्री डेटर कौन होते हैं, वैसे व्यक्ति जिनको हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या है, ऐसा अकाउंट जिसको आपको पता नहीं है कि ये कौन से में जाएगा, क्या है, डेटर है क्रेडिटर है, किस में जाएगा, आप उसको सस्पेंस में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा पैसा आ गया बिजनेस में और ये पता ही नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया, कौन से पार्टी से आया, वो कौन सा पार्टी है, तो उसको सस्पेंस में रखते हैं। और सबसे लास्ट का है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जो पैसा, जो उधारी, जो लोन आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने माता पिता से, अपने भाई से, या अपने मित्र से, या अपने रिश्तेदार से लेते हैं, जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, ठीक है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, उसका कोई पेपर नहीं बनता है, ऐसे पैसा मांग लिए बाद में चुका देंगे उधारी, वो अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। तो आई होप कि ये 28 जो ग्रुप है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आते हैं, हम एक सिनेरियो बनाएंगे, एक डेटा ओपन करते हैं, वो डेटा को हम लोग बनाएंगे, एक सिनेरियो को देखेंगे कि लाइव जो आप लोग का असेसमेंट, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेटा कैसे बनाना है। तो ये डेटा को हम लोग ठीक से समझेंगे आज के सेशन में कैसे बनाना है, उसके बाद फिर आगे का जो छूटा हुआ टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डेटा ओपन कर, चलो। तो ये देखो, ये कंपनी है नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स, ठीक है। तो आपका भी जो असेसमेंट होगा ना उसमें इसी टाइप से सब क्वेश्चन आएगा, मास्टर्स आएगा जो बनाना है, तो इसको ठीक से समझना, क्योंकि कल मैं फिर पूछूंगा इससे क्वेश्चन आप लोगों से और आप लोगों को सही सही आंसर भी बताना पड़ेगा, तो इस सिनेरियो को ठीक से समझना। आवाज आ रही है ना प्रिंस एंड नीरज? सर आवाज आ रही है। गुड। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ, क्रिएट द कंपनी इन टैली एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस गिवन द आंसर द क्वेश्चन बाय रेफरिंग योर टैली डेटा। मतलब एक कंपनी क्रिएट करना है टैली में, और जो टैली डेटा दिया गया है उसके रेफरेंस से ये सब ट्रांजैक्शंस आपको पास करना है और उसका करेक्ट आंसर भी आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स इज अ कंपनी बेस्ड इन लुधियाना सिटी ऑफ पंजाब स्टेट, दे डील्स इन ऑटो पार्ट्स। मतलब क्या हुआ
कि ये जो नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स कंपनी है वो लुधियाना सिटी पंजाब में है और ये ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करती है, ऑटो पार्ट्स को खरीदती है और बेचती है। ये इसका बिजनेस का नेचर है, ये क्लियरली दिया। अब कंपनी सेटअप, कंपनी क्रिएशन, तो चलो हम सीधे टैली पे आते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट। ओके, कंपनी का नाम क्या है? नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स। ये कंपनी का नाम है। इसका एड्रेस क्या है? देखो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टाइप करना है। ऐसा नहीं है कि वहां से कॉपी करना है, नहीं। 9 कमला नेहरू मार्केट, आज आप पूजा कर रही हैं? हाँ, तो प्रसाद मुझे भी दीजिएगा। कमला नेहरू मार्केट, जीटी रोड। जीटी का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका जो स्टेट है वो पंजाब है। पिन कोड 141010, ये इसका पिन कोड है। मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है। देखो अगर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट ये सब दिया है तो आप इसको देना, अदरवाइज स्किप कर देना। अब यहाँ पे देखो फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे दिया हुआ है ये जो कंपनी स्टार्ट हुई ना, ये हुई 1 अप्रैल 2018 को। तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग देंगे 1/4/18। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कब से, बुक्स कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने पहले ही बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब फिनेंशियल ईयर वो होता है जब से जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंपनी थी ये 1 अप्रैल 2018 के फिनेंशियल, मतलब 2018 के फिनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई। 1 अप्रैल 2018 हमने ये डेट दे दी। लेकिन इसका जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, लेन देन स्टार्ट हुआ परचेज का, सेल्स का, वो 1 जनवरी 2019 से हुआ। तो देखो कितना गैपिंग है। फिनेंशियल ईयर तो हो गया 2018 में ही, 1 अप्रैल 2018 से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2019 से। तो हम यहाँ पे देंगे 1/1/2019, 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो ये डेट हम यहाँ पे देंगे 1 जनवरी 2019 और इसको हम, तो ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब कंपनी क्रिएशन के बाद इसमें और क्या देना है? सो आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द कंपनी, टैली प्राइम helps you to navigate the navigate to enable the taxation feature as per the business needs। यानी कि बिजनेस के नीड के हिसाब से कंपनी में टैक्सेशन फीचर को इनेबल करना है, यानी कि टैक्स वगैरह हमको सेट करना है, यानी कि जीएसटी का टैक्स कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये कंपनी कहाँ की है? पंजाब की है। इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है? तो वो रेगुलर है। जीएसटी नंबर क्या है? तो जीएसटी नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब कब से एप्लीकेबल है? 1 जनवरी 2019 से है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 जनवरी 2019 से। पीरियड क्या है जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करने का? मंथली है। ईवे बिल एप्लीकेबल है? हाँ है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका दिया रहेगा। उसी तरीके से आपको टैली में भी सेट करना है, ठीक है। तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है, ये ऑप्शन यस रहेगा, इसके नीचे का ऑप्शन नो रहेगा और बाकी ये सारा ऑप्शन नो रहेगा आपका। जब आप फर्स्ट टाइम टैली ओपन करोगे ना तो ये सारा ऑप्शन आपका नो रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप क्या करो, ये भी मान लो नो है, इतना ही दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूरा से मतलब भी नहीं है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेंटेन अकाउंट्स, इस ऑप्शन को यस करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। उसके नीचे इनेबल बिंगवाइज एंट्री, इसको भी यस करना है, ये दो ऑप्शन यस रहेगा, याद करो। फिर इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, ये ऑप्शन को यस कर देना, और इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी यस कर देना। ये चार ऑप्शन आपका यस रहेगा। और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को भी हमको यस कर देना है। अब देखो स्टेट आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया, कब से एप्लीकेबल है वो डेट भी ऑटोमेटिक आ गया, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का जो डेट होगा वही आएगा, फिनेंसिंग ईयर का नहीं आता है यहाँ पे। अगर दोनों सेम है तो सेम आएगा। जीएसटी नंबर, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर देखो दिया हुआ है, वो नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 03 AADCB, ओके 2230 M1Z3, ये हम जीएसटी नंबर कंपनी का दे दिए। मंथली पीरियड है जीएसटी R1 का, ठीक है। अब रेट भी दिया हुआ है, आप नीचे आओगे तो देखो इसका रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट एप्लीकेबल फॉर इन्वेंट्री एज गिवन बिंगो। जो रेट है, जो आइटम का रेट है जीएसटी का, वो कितना है 28%। तो हम इसको कंपनी लेवल पे ही सेट करेंगे, ठीक है, हम आइटम वाइज नहीं करेंगे, कंपनी लेवल पे ही ये रेट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हेलो, कुछ पूछना है क्या नीरज? नीरज कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, ऐसे ठीक है, म्यूट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो सेट अंतर जीएसटी रेट रिटर्न, ठीक है, म्यूट कर लो। सेट अंतर जीएसटी रेट रिटर्न, इस ऑप्शन को हम करेंगे यस, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन इज पार्ट्स एंड एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल, ये डिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ पे देंगे पार्ट्स एंड एसेसरीज of motor vehicles। हेलो, गुड मॉर्निंग मनोज जी। मनोज जी अभी ट्रेनिंग में है, तो इसको 1 बजे के बाद देख लेते हैं। देखिए मनोज जी क्या है कि वो इतना सारा पेहेड बना के रखी है ना कि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो समझना पड़ेगा कि एरर आ कहां से रहा है। देखिए अभी अगर फ्रेश रहता तो मैं 2 मिनट में इंप्लीमेंट करके दे देता, अब भी कर लेते। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि सारा चीज ठीक है, फिर भी तो अब एक एक इंटरनली, तो उसके लिए टाइम चाहिए, है कि नहीं है? तो देख लेते हैं मनोज जी, अभी तो ट्रेनिंग में है, 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे के बाद मैं एक बार कॉल कर लूंगा आपको, फ्री रहूंगा तो देख लेते हैं। ओके ठीक है। HSN कोड, यहाँ पे देखो HSN कोड भी दिया हुआ है 8708, हम यहाँ पे HSN कोड दे देंगे। टैक्सेबिलिटी में ये टैक्सेबल है, अगर कोई रेट है दैट मीन्स कि ये टैक्सेबल है। अगर 5, 12, 18, 28 कुछ भी है जीएसटी का रेट, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल है। तो ये ना एग्जेम्प्ट होगा, ना रेगुलेटेड होगा, ना ये सीधे होगा टैक्सेबल। और रेट क्या है, इंटीग्रेट 28%, तो इंटीग्रेटेड में दे देंगे 28। देखो ये सी और एस में ऑटोमेटिक 14% डिवाइड हो गया, और इसको हम सेव करेंगे। अब ई-वे बिल एप्लीकेबल है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ई-वे बिल एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम यस कर देंगे, और बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है, एंटर प्रेस करके हम सेव कर। तो हमारी कंपनी में जीएसटी भी इनेबल हो चुका है। देखो नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स में हम काम करेंगे, 2 कंपनी ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पे, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग से पेपर एंड पार्कोस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे इस कंपनी को बंद कर देते हैं। कौन से कंपनी का, हम सर्ट कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, और हमको सर्ट कर देते हैं ये पार्कोस वाला नहीं चाहिए, सिर्फ नेक्सस का चाहिए, इसमें हम काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ से मास्टर्स क्रिएशन ओपन हो रहा है। मास्टर सेटअप, क्रिएट फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट फॉर नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स अलोंग विथ इट्स ओपनिंग बैलेंसेस एज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहां से क्या है, मास्टर्स बनाना है और ओपनिंग बैलेंस भी देना है। देखो यहाँ पे सबका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो मास्टर क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का लेजर बनाना है हमको। मास्टर मतलब लेजर, यहाँ पे अकाउंटिंग लेजर लिखा हुआ है, तो मास्टर में क्या बनाना है हमको, लेजर्स बनाना है।
तो यहाँ मास्टर में हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में देखो यहाँ पे लेजर दिया हुआ है, तो लेजर क्या नाम है लेजर का? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ नहीं करना। अब ओपनिंग बैलेंस कहाँ देना है? तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दे रहा है, यहीं पे हम जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको देंगे। अब ओपनिंग बैलेंस होता क्या है? तो देखो जब भी कंपनी स्टार्ट होती है ना, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो मान लो पिछले साल तक ये कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2018 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई। तो इसके पहले ये कंपनी मान लो अकाउंटिंग कर रही थी, मतलब बुक्स में इसकी अकाउंटिंग होती थी, सॉफ्टवेयर पे नहीं होती थी। तो पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंटर करेंगे ओपनिंग बैलेंस में। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो बच गया, जैसे इस ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 22-23 चल रहा है, तो 31 मार्च 2023 को जो भी अमाउंट हमारा बच जाएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। या अगर कोई सामान है उसका क्वांटिटी बचा हुआ है, गुड्स है उसकी क्वांटिटी बची हुई है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर कोई अकाउंट है उसका अमाउंट बचा हुआ है तो वो होगा क्लोजिंग अमाउंट, तो या क्लोजिंग बैलेंस उसको कहते हैं। तो 31 मार्च 2023 को जो भी अमाउंट बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, और वो 1 अप्रैल 2023 को फिर से ओपनिंग बन जाएगा। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो वही हमको देना है। यहाँ पे कितना है? 13 लाख रुपया, तो यहाँ पे हम दे देंगे 13 लाख, ठीक है। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो यहाँ पे क्रेडिट ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको सेव करें। उसके बाद HDFC बैंक अकाउंट, ये एक बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक अकाउंट, ये अंडर जाएगा बैंक अकाउंट में। मैंने कहा था बैंक का जो भी लेजर बनता है वो बैंक अकाउंट में जाता है। ये लोन अकाउंट नहीं है, इसलिए हम बैंक OCC या OD में नहीं रखेंगे, हम बैंक अकाउंट में रखेंगे। ये हमारा मांगो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, बिजनेस है तो करंट अकाउंट ही होगा, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट नहीं है, इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अकाउंट नंबर वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन अभी नहीं है तो हम नहीं देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे बैंक नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं HDFC बैंक इंडिया, और इसको एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना है? 11,60,000, तो हम यहाँ पे दे देंगे 11,60,000, ठीक है। बैलेंस होगा डेबिट होगा, बैंक का जो भी बैलेंस होता है डेबिट होता है, और इसको सेव करेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कैश का लेजर बनाना है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि कैश का लेजर टैली में ऑलरेडी बना होता है, उसको बनाने का फिर से जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस हमको तो देना है, लेजर हम अभी बनाने का कोई जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस कैसे देंगे? तो जरूर देंगे। उसके लिए हमको क्रिएट में नहीं जाना है, जब भी एक लेजर बना है उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम अंतर में जाते हैं, हम अंतर में जाएंगे, फिर लेजर में आएंगे, देखो यहाँ पे कैश का लेजर है, सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 1,40,000, तो हम यहाँ पे दे देंगे 1,40,000 और इसको सेव कर देंगे। ये तीनों लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो लेजर है वो किसका है? गर्ग ऑटोमोबाइल्स। गर्ग ऑटोमोबाइल्स एक संडिक क्रेडिटर है। संडिक क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो चलिए इस पार्टी का हम लेजर बनाते हैं। फिर से क्रिएट में जाएंगे, अभी अंतर में थे, क्रिएट में जाएंगे, नया लेजर बनाना है, और लेजर क्या नाम है? गर्ग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये जो पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर है, हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। मेंटेन बैलेंस बिन बाय बिन यस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो स्टेट है वो पंजाब है, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट पंजाब है। अब हमको क्या देना है? इसका GST नंबर देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है 03 AA ECS 1429 B1Z4, ओके। तो ये GST नंबर भी हमने यहाँ इसको दे दिया। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी है, कितना है? 2,85,620 रुपये, 2,85,620, ये ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे दे दिया। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है,
क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो ये पूछ रहा है कि कब से ड्यू है, वो बिल का ड्यू रेफरेंस क्या है। तो वो जो ड्यू है, ये जो मतलब जो बिल है और जिसका ओपनिंग बैलेंस हम दे रहे हैं वो दिसंबर 2018 का है, तो हम दे देंगे यहाँ पे डेट में 1/12/18 जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 1 दिसंबर 18 ये पहले का ड्यू है जिसको हम एज ओपनिंग दिखा रहे हैं। मतलब ये पहले से क्लोजिंग बैलेंस था, अभी हम इसको ओपनिंग दिखा रहे हैं। जो हमने पेमेंट नहीं किया था पहले से, हमारे ऊपर ड्यू था, तो यहाँ पे दे देंगे 1/12/18। ठीक है, नेम क्या है, तो नेम ये REF 78, ये रेफरेंस नंबर दे देंगे हम REF/78 नेम में। एंड उसके बाद ड्यू डेट क्या है, तो ड्यू डेट यहाँ पे क्रेडिट डेज ऑफ 30 यानी कि 30 दिन का है, तो यहाँ पे 30 देंगे, ऑटोमेटिक 30 डेज हो जाएगा। देखो 31 दिसंबर तक का इसका ड्यू डेट दिखा रहा है कि 31 दिसंबर 2018 तक इसको हमको पेमेंट कर देना था, और इसको हम सेव करेंगे। ये लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया। प्रिंस एंड नीरज, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना देखिए, हम कोई भी रिवाइज किए हुए हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, जी सर, ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट द रिक्वायर्ड मेजर्स एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो फॉर परचेज एंड सेल्स बिलिंग। अभी कुछ और रिक्वायर्ड मेजर्स है जिसको हमको परचेज एंड सेल्स करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तो देखो वो सारा मेजर भी यहाँ पे है। अब इसको भी 1 by 1 हम लोग क्रिएट टैली में करेंगे। तो क्या नाम है मेजर का, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे देंगे हम परचेज अकाउंट। ये अंडर ग्रुप कौन से अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट्स में जाएगा, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट्स। परचेज का जो भी मेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट्स में जाता है। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि जीएसटी के साथ हम परचेज करेंगे। अभी यहाँ पे हम कोई रेट सेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने एट द कंपनी लेवल पे रेट सेट कर दिया है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इस मेजर को सेव करेंगे। यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे। जहां रिक्वायर्ड है, जहां पे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वहीं पे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, स्किप करके सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पे इनपुट CGST, SGST और IGST का मेजर है, लेकिन इसमें एक हिंट है, इसको आपको समझना। इसमें हिंट क्या है कि GST flags will get enabled for measures created under current assets group via using more details। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेजर तो हमको क्रिएट करना है, लेकिन उसका जो ग्रुप रखना है वो करंट असेट्स रखना है और इसको बिहेव करवाना है एज अ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो पहले तो मेजर क्रिएट करते हैं इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट अंडर जाएगा ये करंट असेट्स में। यहाँ पे देखो इसका ग्रुप दिया हुआ है करंट असेट्स, इसको हम करंट असेट्स में, लेकिन करंट असेट्स में रखते हुए इसको बिहेव करवाना है हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस की तरह। ठीक है, कि इसका जो इंपैक्ट जाए वो GST के रिपोर्ट में भी जाए, तो हमको इसको बिहेव करवाना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो कैसे होगा, तो हम F2N प्रेस करेंगे, कन्फिगर, यहाँ पे देखो कन्फिगर का ऑप्शन दिया हुआ है, और एंटर प्रेस करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, टैक्स डिटेल्स में एक ऑप्शन है, सेट मेजर्स टू बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेट मेजर्स टू बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने का दो तरीका है, या तो आप एंटर प्रेस करके सेव करो, या यहीं पे कंट्रोल और A प्रेस कर देना, ये सेव हो जाएगा। अब देखो एक नया ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, नया ऑप्शन क्या दिख रहा है, बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्स मेजर। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे यस। इसको हम यस कर देंगे, और ये क्या है, तो ये GST है, ये GST है, और GST में टैक्स टाइप क्या है, तो ये है CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स। ठीक है, इसको सेव करेंगे, ये सेंट्रल टैक्स है, CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है, इसको सेव करेंगे। उसी तरीके से दूसरा बनाएंगे इनपुट SGST अकाउंट, ये भी जाएगा अंडर करंट असेट्स में, बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्स मेजर, इसको यस कर देंगे। ड्यूटी टैक्स टाइप क्या होगा, ये GST है, GST में जाएगा, और टैक्स टाइप जाएगा स्टेट टैक्स, SGST का मतलब स्टेट टैक्स। इसी तरीके से क्रिएट करना है। फिर इनपुट IGST अकाउंट, ये जाएगा अंडर करंट असेट्स में ही रहेगा, लेकिन बिहेव करवाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्स की तरह, यस करेंगे।
आईजीएसटी यानी कि जीएसटी है, जीएसटी में कौन सा टाइप है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको सेव कर देंगे। तो ये सारे मेजर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद और भी मेजर्स हैं जो बनाने को बाकी है। देखो यहाँ पे सेल्स का आउटपुट जीएसटी का, तो चलो ये सारे मेजर्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या है, सेल्स अकाउंट, अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, और जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, इसको सेव करेंगे। सेल्स का जो भी हम एंट्री करेंगे वो सेल्स अकाउंट मेजर में जाएगा, इसलिए हमने ये मेजर बनाया हुआ है, इसको सेव कर दें। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये तीनों मेजर बनाना है। इसका ग्रुप कौन सा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये सीधे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये करंट एसेट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि आउटपुट जीएसटी जो भी होता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही पार्ट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं आउटपुट जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीधे दिया हुआ है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और क्या है, टैक्स टाइप क्या है, जीएसटी है, और जीएसटी में क्या है, सीजीएसटी है, तो सेंट्रल टैक्स है। सेव कर दिए। उसके बाद आउटपुट जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी क्या है, स्टेट टैक्स, सेव। फिर आउटपुट आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी टैक्स टाइप जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेव। बस भी हमने क्रिएट कर दिए। अब जो मेन थिंग है वो देखना है हमको। यहां पे आप देखो, यहां पे बहुत सारा चीज है जो आपको क्रिएट करना है, समझना इस चीज को। यहां पे क्या क्या बनाना है, स्टॉक का आइटम भी बनाना है, स्टॉक का मेन ग्रुप भी बनाना है, उसका सब ग्रुप भी बनाना है, उसकी कैटेगरी भी बनानी है, गोडाउन भी बनाना है, यूनिट्स भी बनाना है, और उसका ओपनिंग क्वांटिटी और रेट भी देना है। इतना सारा काम करना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि प्रिंस सर ने बताया था कि ये सब चीजें कैसे बनाया जाता है, आज हम लोग प्रैक्टिकली बना के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा स्टॉक का कैटेगरी। सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा स्टॉक का कैटेगरी। उसके बाद बनेगा स्टॉक का मेन ग्रुप, ठीक है, स्टॉक मेन ग्रुप बनेगा। उसके बाद स्टॉक का सब ग्रुप बनेगा, उसके बाद गोडाउन बनेगा, उसके बाद यूनिट्स बनेगा, उसके बाद स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, स्टॉक मेन ग्रुप और सब ग्रुप, यहां पे दो तरह के ग्रुप है। तो सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप वो ग्रुप होता है जो मेन ग्रुप के अंडर में होता है, मेन ग्रुप के नीचे होता है, ठीक है। तो पहले मेन ग्रुप हो जाएगा, और उस मेन ग्रुप में जो ग्रुप आएगा वो होगा हमारा सब ग्रुप। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे, स्टॉक की कैटेगरी बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा। तो ये फिर से हम जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर। अभी तक हम वो अकाउंटिंग मास्टर बना रहे थे जिसमें लेजर्स बना रहे थे, अब हम बनाएंगे इन्वेंट्री मास्टर। ये सब इन्वेंट्री का पार्ट है, स्टॉक आइटम, ग्रुप, मेन ग्रुप, सब ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट्स, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट है, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री मास्टर में देखो क्या क्या है, इसमें सब चीजें हैं, ग्रुप भी है, कैटेगरी भी है, आइटम भी है, यूनिट भी है, गोडाउन भी, सब चीजें हैं। पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी क्या है भाई, तो जो कैटेगरीज है वो है बजाज, सीको एंड न्यूज। तीन कैटेगरी अलग अलग नाम से, तो हम 3 बार में बनाएंगे। पहले बजाज, ठीक है, नंबर 1 जो कैटेगरी है बजाज, इसको हमने क्रिएट किया, अंडर प्राइमरी रहेगा, सेव करेंगे। दूसरा है सीको, सीको हमने बना लिया, सेव करेंगे। तीसरा है न्यूमैक्स, न्यूमैक्स भी हमने बना लिया, सेव करेंगे। तो ये 3 तरह के कैटेगरीज हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमको क्या बनाना है, अब मेन ग्रुप बनाना है, स्टॉक का मेन ग्रुप। तो स्टॉक का मेन ग्रुप कहां से बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाके, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में ही मेन ग्रुप बनेगा। तो स्टॉक ग्रुप में आए, मेन ग्रुप हमारा क्या है, तो देखो मेन ग्रुप एक ही है, तीनों में कॉमन है, ऑटो पार्ट्स,
हम 3 नहीं बनाएंगे, एक ही नाम को 3 बार बनाएंगे तो बनने भी नहीं देगा, तो एक ही बार बनाएंगे ऑटो पार्ट्स। तो यहाँ पे बना दिए ऑटो PARTS पार्ट्स। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे और इसको फिर से अगर ऑटो पार्ट्स बनाने जाएंगे तो ये बनने ही नहीं देगा। देखो कह रहा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम, ठीक है, तो ये नहीं बनने देगा, बनाने की जरूरत भी नहीं है और एक ही बनाएंगे। अब कह रहा है कि स्टॉक का सब ग्रुप हमको बनाना है। सब ग्रुप देखो, जो सब ग्रुप है वो 3 नाम से है, अलग अलग नाम से। क्या क्या है? क्लच प्लेट्स, ब्रेक शू, हेड लैम्प्स, ये 3 है। तो यहां पे कोई सब ग्रुप का तो ऑप्शन है नहीं भाई। इन्वेंटरी मास्टर में तो सिर्फ स्टॉक ग्रुप है, जिसमें हमने मेन ग्रुप बनाया, सब ग्रुप तो है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रुप में ही फिर से सब ग्रुप बनाएंगे, चाहे मेन ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, वो सब बनेगा स्टॉक के ग्रुप में ही बनेगा। तो हम स्टॉक ग्रुप में जाके फिर से ये सब ग्रुप बना रहे हैं, 3 अलग अलग सब ग्रुप बनाएंगे। पहला क्या है? क्लच प्लेट्स, ठीक है, क्लच प्लेट्स। अब ये अंडर प्राइमरी में नहीं रहेगा। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा समझना है कि ये जो सब ग्रुप है ना, ये मेन ग्रुप में आएगा। जो सब ग्रुप हम बना रहे हैं वो मेन ग्रुप का पार्ट है। तो सब ग्रुप है क्लच प्लेट और मेन ग्रुप हमारा क्या है? ऑटो पार्ट्स। तो हम यहाँ पे प्राइमरी में ना रख के इसको ऑटो पार्ट्स में रखें, बस यही चेंजेस करना है आपको और इसको सेव करें। उसी तरीके से दूसरा सब ग्रुप ब्रेक शू, ब्रेक शू है। अब इसको भी प्राइमरी में ना रख के मेन ग्रुप में रखेंगे। तो मेन ग्रुप क्या है? मेन ग्रुप कॉमन है तीनों में, यहां भी मेन ग्रुप ऑटो पार्ट्स है, हम इसको ऑटो पार्ट्स में रखेंगे। ऑटोमेटिक हम सब ग्रुप को मेन ग्रुप में रखेंगे, ये ऑटोमेटिक मेन ग्रुप में ही दिखेगा। वो कैसे दिखेगा मैं आगे आपको को बताऊंगा। तीसरा क्या है? हेड लैम्प्स है। हेड लैम्प्स है, ये अंडर कौन से मेन ग्रुप में जाएगा? ये भी ऑटो पार्ट्स में जाएगा। यहाँ पे हम ऑटो पार्ट्स और इसको से ये सारा हमने क्रिएशन कर लिया। स्टॉक का सब ग्रुप, मेन ग्रुप, कैटेगरी, ये सब हमने बना लिया। अब मैंने बताया था पहले स्टॉक कैटेगरी बनेगा, फिर मेन ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर सब ग्रुप। अब उसके बाद क्या बनेगा? गोडाउन बनेगा। अब हम गोडाउन बना रहे हैं। यहाँ देखो 3 गोडाउन है, वेयर हाउस भी है, लुधियाना भी है, अमृतसर भी है। तो हम तीनों गोडाउन को बारी बारी से क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हम क्रिएट में गए और यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर में देखो गोडाउन का भी ऑप्शन दिख रहा है। एंटर, क्रिएट न्यू करना है या अल्टर एग्जिस्टिंग करना है? नहीं, हमको नया क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्या है? वेयर हाउस, वेयर हाउस सेव करेंगे। दूसरा गोडाउन क्या है? लुधियाना, अंडर प्राइमरी सेव करेंगे। तीसरा गोडाउन क्या है? अमृतसर, अमृतसर अंडर प्राइमरी सेव। ये तीनों गोडाउन्स भी हमने क्रिएट कर ली। अब हमारा क्या बचा? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो गोडाउन को पहले बता दे, गोडाउन क्या होता है? गोडाउन वो होता है ना जहां पे हम ज्यादा मात्रा में सामान को रखते हैं। मान लीजिए हमारा एक दुकान है, तो दुकान में हम लिमिटेड सामान रखेंगे, जितना दुकान का स्पेस है उतना ही सामान दुकान में रहेगा। लेकिन हम बहुत सारा जो हमारा क्वांटिटी है उसको हम दुकान में नहीं रख सकते, दुकान का स्पेस लिमिटेड है। तो उसके लिए हमको गोडाउन रखना पड़ेगा, जहां पे हम अपने सामान को ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हैं। तो वो होता है हमारा गोडाउन। अब बात करते हैं यूनिट। व्हाट इज यूनिट या यूनिट ऑफ मेजरमेंट? सो किसी भी वस्तु को जो मापने की इकाई होती है उसको यूनिट कहते हैं। और बिना यूनिट का हम कोई सामान ना खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम कपड़ा, या तो अगर वो कपड़ा रेडीमेड है तो हम पीसेस में खरीदते हैं, अगर वो थान का कपड़ा है तो हम मीटर में खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिट आया इसमें। अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे तो हमको चीनी किस में देगा? किलोग्राम्स में देगा। तो वो क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ। तो यूनिट इज वेरी मैंडेटरी बिकॉज विदाउट यूनिट वी कांट परचेज और सेल्स ऑफ एनी आइटम। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। तो नॉस यहाँ पे एक कॉमन यूनिट दिया गया तीनों में। हालांकि किसी किसी सिनेरियो में ये चेंज भी हो सकता है, एक में नॉस हो सकता है, दूसरे में किलोग्राम्स हो सकता है, तीसरे में पीसेस हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे नहीं है, ये इजी है। तो
एक ही यूनिट बनाने की जरूरत है, नॉस। नॉस का मतलब होता है नंबर्स। तो यूनिट कहां बनेगा, फिर से क्रिएट में और इन्वेंट्री मास्टर में देखो यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर जो सिंपल है सिंपल ही रहेगा, सिम्बोंग में दे देंगे नोस, NOS नोस, और फॉर्मल नेम इसका होगा नंबर्स। यूनिट क्वांटिटी कोड में ये सब प्री डिफाइंड कोड यहाँ पे दिया गया है, उस कोड से हमको लिंकअप करना है, बताना है कि ये कौन सा यूनिट है। तो हम यहाँ पे NOS टाइप करेंगे, देखो नोस नंबर्स आ चुका है, तो बस ये यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अभी इसको 0 ही रखेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इस नंबर को क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, आगे के जो ट्रेनिंग्स होंगे येलो बैंक की उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम इसको 0 रखेंगे और इसको सेव करेंगे। तो हमने यूनिट भी क्रिएट कर लिया। ओके, तो अब हम क्या क्या बना चुके हैं एक नजर डालते हैं। हमने स्टॉक की कैटेगरीज बना ली, स्टॉक का मेन ग्रुप बना लिया, स्टॉक का सब ग्रुप बना लिया, गोडाउन्स बना लिए, यूनिट ऑफ मेजर बना लिए। अब फाइनली जो बनेगा वो हमारा स्टॉक आइटम बनेगा, क्योंकि स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में बनेगा। Okay, so now we are creating a stock item. So how we can create? So we have to go in create, master in create, and you can see here in inventory master stock item option will be displayed. Okay, so stock item में हमको जाना है और यहां से stock item create करना है। तो stock item क्या है, पंसर क्लच प्लेट, ये हमारा stock item है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे पंसर आइटम का नाम हो। अब यहाँ पे आप अंडर में देखो तो प्राइमरी है, लेकिन इसमें हमको ग्रुप बताना है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको ठीक से समझना। यहाँ पे मेन ग्रुप भी है, सब ग्रुप भी है। तो अगर सिर्फ मेन ग्रुप होता, एक ही ग्रुप होता, तो हम उसको मेन ग्रुप में रखते, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन 2 ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व है, मेन ग्रुप भी है, सब ग्रुप है। तो इसको नोट डाउन कर लो कि जहां भी मेन ग्रुप और सब ग्रुप दोनों है, तो प्राइमरी जो अंडर ग्रुप प्राइमरी यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे हमको सब ग्रुप रखना है, क्योंकि जो सब ग्रुप हमने बनाया था वो मेन ग्रुप के अंडर में बनाया था। तो यहाँ पे हम मेन ग्रुप को नहीं रखेंगे, हम सब ग्रुप को रखेंगे, ये ऑटोमेटिक मेन ग्रुप में चला जाएगा। अगर एक ही ग्रुप है, सिर्फ मेन ग्रुप है, तो हम मेन ग्रुप रखेंगे। अगर मेन ग्रुप और सब ग्रुप दोनों है, तो वहां पे हमको सब ग्रुप रखना है। तो यहाँ पे जो सब ग्रुप आपको दिख रहा है वो है क्लच प्लेट, तो हम यहाँ पे दे देंगे अंडर में क्लच प्लेट्स। एक ही है, बजाज है, तो हम यहाँ पे बजाज दे देंगे कैटेगरी में। यूनिट क्या है, नॉस है, यहाँ पे नॉस सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर प्रेस करके यहाँ आएंगे ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में इसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे देखो क्वांटिटी का कॉमा मंगग है, रेट का है, सबका है। तो क्वांटिटी क्या है, 425 है, तो हम यहाँ पे दे देंगे 425। अब पूछ रहा है ये कौन सा गोडाउन है, अब पूछ रहा है, बैठ जाइए। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन में इसको आपको रखना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे गोडाउन भी दिया गया है, वेयर हाउस। ओके, यहाँ पे गोडाउन भी दिया गया है वेयर हाउस, तो हम इसको रखेंगे वेयर हाउस में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेयर हाउस 425 क्वांटिटी। और रेट क्या है, यहाँ पे रेट भी दिया गया है, पर यूनिट का नॉस का जो रेट है वो है 348, यानी कि 348 रुपया। तो यहाँ पे दे देंगे 348। अब देखो अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, जो अमाउंट था 1,47,900 वो आ चुका है। ठीक है, प्रिंस एंड नीरज समझ में आ रहा है ना, सर समझ में आ रहा है ना? यार सर इतना हम सर रिवाइजिंग कर लिए हैं, पर जितना बता रहे हैं उतना अभी साथ में कर भी रहे हो? नहीं, आप क्लास कर रहे हैं सर, बात हम देख भी रहे हैं सर। चलो, मतलब समझ में अभी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं जी है सर, ना? जी, जी। ठीक है, वो प्रिंस सर। आप बताओ, प्रिंस तुमको समझ में आ रहा है? म्यूट हो प्रिंस, अनम्यूट करके बताओ। जी सर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक, आगे बढ़ते, म्यूट कर लो। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, स्टॉक आइटम बना लिया, उसमें ग्रुप सब ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया, उसका कैटेगरी यूनिट, और उसमें ओपनिंग बैलेंस भी हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आइटम बनाएंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, सीको ब्रेक शू।
तो यहाँ पे दे देंगे सिको BRAK ब्रेक्सू। ठीक है, किस में जाएगा, इसका ग्रुप क्या है, तो इसका जो ग्रुप है, ग्रुप तो कॉमन है ऑटो पार्ट्स, लेकिन हमको रखना क्या है, सब ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रुप भी है। तो सब ग्रुप कौन सा है, ब्रेक्सू है, तो इसको हम रखेंगे ब्रेक्सू सब ग्रुप में। कैटेगरी क्या है इसकी, कैटेगरी सिको है, यहाँ पे हम सिको दे देंगे। यूनिट क्या है, यूनिट नॉज है, नॉज देंगे। एंटर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। क्वांटिटी में कितना हमको देना है, 580 क्वांटिटी 580। अब गोडाउन बताना है, गोडाउन कौन सा है, इस बार गोडाउन लुधियाना है, लुधियाना गोडाउन में रखेंगे। यहाँ पे हम लुधियाना सेलेक्ट करेंगे। रेट क्या है, रेट 154 रुपया है पर नॉज का, 154। देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया 89,320 रुपया, और इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आइटम है, 2 आइटम हमने बना लिया स्टॉक आइटम, अब तीसरा हम क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा क्या है, ल्यूमेक्स हेड लैब। ओके, तो यहाँ पे ल्यूमेक्स हेड लैब, ये आइटम हम बना रहे हैं। अंडर कौन से सब ग्रुप में जाएगा, हेड लैम्प्स में जाएगा, तो हम इसको हेड लैम्प्स लिखेंगे, टाइप करेंगे। कैटेगरी क्या है इसका, ल्यूमेक्स है, ल्यूमेक्स में जाएगा। यूनिट नॉज और क्वांटिटी कितनी है, 110 नॉज, यहाँ पे 110। रेट, हाँ गोडाउन कौन सा है भाई, तो अभी अमृतसर गोडाउन में रखा जाएगा, तो यहाँ पे अमृतसर रखेंगे। 110, रेट क्या है 440 रुपया पर नॉज, और इसको सेव करेंगे। तो अब ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। हमने कैटेगरी भी बना ली, ग्रुप मेन ग्रुप भी बनाया, सब ग्रुप भी बनाया, स्टॉक आइटम भी बनाया, गोडाउन भी बनाया, यूनिट भी बनाया, और उसका ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह, रेट वगैरह सब देके हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ये कैसे दिखेगा, ये सब हमने बना लिया, तो ये जो दिखेगा रिपोर्ट, वो दिखेगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। स्टॉक समरी में आप जाओगे तो देखो, अब ओवरऑल आपको दिख रहा है कि ऑटो पार्ट्स कितना है। मेन ग्रुप में आ गया ना, मैंने पहले ही बताया था कि हम सब ग्रुप तो लेंगे, लेकिन वो मेन ग्रुप में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो अब दिखा रहा है कि टोटल जो ऑटो पार्ट्स है वो हमारे पास इतना है, तीनों जोड़ के। अगर ये तीनों को जोड़ोगे ना, 348, 425, 580, 110, तो ये आपका 1115 आ जाएगा। ओके, तो टोटल क्वांटिटी इतना है। रेट, एवरेज रेट कर लिया तीनों का। ये एवरेज रेट क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एवरेज रेट कैसे आता है। हम मेन रेट भी देखेंगे, जो इसका एक्चुअल रेट है वो कैसे दिखेगा, उस पर भी आएंगे। और टोटल जो वैल्यू है 2,85,000, ये तीनों वैल्यू को आप जोड़ोगे ना तो आएगा 2,85,620 रुपये, इतना का ऑटो पार्ट्स। अब जब इसमें आप एंटर प्रेस करोगे तो अब देखो, अब अलग अलग आपको सब ग्रुप वाइज भी दिखेगा। जैसे हमने सब ग्रुप ये बनाया था ना तीनों, उसी हिसाब से। ब्रेक्सू कितना है, 580, 154। देखो ब्रेक्सू 580, 154। क्लच प्लेट कितना है, 425, 348। देखो क्लच प्लेट यहाँ पे 425, 348। और हेडलैम्प नहीं कीजिए ना, क्या दिक्कत है। और हेडलैम्प्स कितना है, तो हेडलैम्प्स 110, 440। ओके, तो यहाँ पे सारा सब ग्रुप वाइज भी आपको दिखेगा। स्टॉक समरी में पहले जाएंगे तो मेन ग्रुप में दिखेगा, और एंटर प्रेस करेंगे तो सब ग्रुप वाइज भी आपको दिखेगा। अब हमको स्टॉक आइटम वाइज देखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो स्टॉक आइटम वाइज भी आपको दिखेगा। सिको ब्रेक्सू, सिको ब्रेक्सू, ब्रेक्सू में है। क्लच प्लेट में क्या है, पंचर क्लच प्लेट। देखो यहाँ पे पंचर क्लच प्लेट, वो भी आपको दिखेगा। कितनी क्वांटिटी है। हेडलैम्प्स में क्या है, तो ल्यूमेक्स हेडलैम्प्स, ल्यूमेक्स हेडलैम्प 110, 440, वो क्वांटिटी और रेट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सारा वाइफरकेशन देख सकते हैं स्टॉक समरी में जाके। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना प्रिंस एंड नीरज? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। समझ में आ रहा है ना? जी सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या क्या और क्रिएट करना है, तो अब हमको ट्रांजेक्शन्स करना है। हमने सारे मास्टर्स बना लिए, सारे स्टॉक आइटम ग्रुप वगैरह जो भी था हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स कंपनी। ठीक है, तो अब ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमको 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और 5 मिनट बाद फिर से 12:30 हो रहा है, 12:35 में हम वो स्टार्ट करेंगे, और फिर से आगे का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।
ओके सर। ओके।
वेलकम बैक। आवाज आ रही है आप सबको? वहाँ हम लोग करते थे प्रिंस एंड नीरज, एम आई ऑडिबल? सर, आवाज आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करें? जी सर। ओके, ठीक है। तो म्यूट करो। आरिफ बोल रहे, कौन? इरफान बोल रहे हो क्या? इरफान आज आने वाले थे ना? हाँ, मौजम बोल रहा, शक्ति इंपोर्टेंट। ओके, तो अब ट्रांजैक्शंस के पार्ट पे आते हैं। मास्टर्स हमने सारे क्रिएट कर लिए, चाहे वह अकाउंटिंग मास्टर हो या इन्वेंट्री मास्टर हो। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स कंपनी ऑन 1 January 2019. नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स purchased the bingo items from Garg Automobiles located in Punjab via बिंग नंबर इतना, चार्ज GST 28%, CGST 14% एंड SGST 14%। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि 1 जनवरी को ये सारे आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं। नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स इसको परचेज कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? गर्ग ऑटोमोबाइल से। तो चलिए, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? तो इसकी जो एंट्री होगी वो परचेज वाउचर में होगी। तो हम वाउचर में गए एंड परचेज वाउचर में, ठीक है। परचेज वाउचर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की होता है F9। यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। डेट कौन सा है? सबसे पहले डेट चेंज किया जाता है 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पीरियड चेंज करेंगे। पीरियड क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या है। तो पीरियड चेंज करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अंक F2, 1/4/18 से 31/3/19। एक्सक्यूज मी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नीरज, हाँ कोई बात नहीं। ये तो जो तुम्हारा है वो तो हमको देखेंगे। जो पर्सनल स्किल्स में डालो, बस ये कॉपी पेस्ट नहीं है, दोनों है, बात कर रहा है ना। कॉपी पेस्ट है ना? नहीं, और तो कोई नहीं है। झारखंड से कोई है नहीं, वो जो ट्रेनर ज्वाइन किया है ना वहाँ पे, हाँ वो सेशन में है, वो समझ रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। टीम हैंडलिंग स्किल यहाँ पे डाले हो तो वो किससे? पता भी नहीं होगा टीम हैंडलिंग स्किल होती है। हाँ, बात हुई है। हाँ, वो पीसीए भी नहीं किए होगे अपना तो पीसीए किए हो? ओके बताते हैं भाई। ओके, सो पीरियड को हम चेंज कर देते हैं। पीरियड क्या है कि जो हमारा फिनेंशियल है उसका पीरियड होता है। तो पीरियड चेंज करने के लिए हमको अंक F2 प्रेस करना है। हमारा पीरियड है 1/4/18 से 31/3/19। ये हमने पीरियड चेंज कर दिया। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो परचेज में हम आ गए। परचेज में हमको क्या परचेज करना है? तो ये सब आइटम्स परचेज करने हैं। किससे करना है? गर्ग ऑटोमोबाइल से। ओके, तो डेट क्या है? 1 जनवरी 2019। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, 1 जनवरी 2019। ओके, अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है? देखो यहाँ पे बिग नंबर जो होता है ना, वही सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है। तो 188 है, यहाँ पे दे देंगे 188। नाउ पार्टी नेम, पार्टी कौन सा है? गर्ग ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पे दे देंगे गर्ग ऑटोमोबाइल्स। ओके, अब परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट, इसका रीजन हम लोगों ने बनाया था, परचेज अकाउंट रखेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है? ये सारे आइटम्स है, जैसे पल्सर, स्प्लिट, गोडाउन पहले से जहां है वहीं पे रखेंगे, वेयर हाउस में है वहीं पे रखते हैं। कितना हम परचेज कर रहे हैं? 280। क्वांटिटी क्या है? 280। रेट क्या है? 348। फिर दूसरा आइटम कौन सा है? सीको ब्रेक शू। गोडाउन कौन सा है? गोडाउन है आपका पहले से कहां पे है? लुधियाना में है, लुधियाना गोडाउन। क्वांटिटी क्या है? 245, 245। रेट क्या है? 154, 154 का। तीसरा आइटम कौन सा है? न्यूमैक्स हेडलैम्प। ओके, ये कौन से गोडाउन में है? पहले से अमृतसर में है। क्वांटिटी क्या है? 295, 295। और रेट क्या है? 440।
अब ये तीनों परचेज हो गए। अब यहाँ पे हमारा जीएसटी का लेजर लगेगा। तो परचेज के साथ मैंने बताया था जब भी जीएसटी लगता है इनपुट जीएसटी लगता है। अब ये कौन सा परचेज है, ये गोकंग परचेज है, अपने ही राज्य में परचेज हो रहा है, पंजाब की कंपनी है, पंजाब का पार्टी है जहां से परचेज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लगेगा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अगर आप यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी लगाओगे भी तो ये नहीं कैलकुलेट करेगा, बिकॉज दिस पार्टी बिलोंग्स टू द सेम स्टेट, नॉट फॉर अदर स्टेट। ओके, तो यहाँ पे ये जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हुए इसको हम सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए इस बिल को हम सेव करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि 5 जनवरी को नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स सोल्ड, अभी बेच रहा है, पहले खरीदा, नाउ ही इज सेलिंग। तो नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स सोल्ड बिलो गिवन स्टॉक आइटम टू सोनू ऑटो पार्ट्स लोकेटेड इन पंजाब, यानी कि जिसको बेच रहा है वो भी पंजाब का ही है। उस पार्टी का नाम क्या है, सोनू ऑटो पार्ट्स। बिल नंबर इतना, जीएसटी चार्ज 28%, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। तो देखो सोनू ऑटो पार्ट्स का तो कोई लेजर हमने ऑलरेडी बनाया नहीं था, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या, अभी हमको सेल करना। अभी परचेज वाउचर में है तो हमको सेल्स वाउचर में जाना है। तो देखो सेल्स वाउचर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। और इसका जो शॉर्टकट की होता है ना वो है F8। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अब सेल की जो भी एंट्री होगी वो सेल्स वाउचर में होगी। तो सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट है 5 जनवरी, ओके। तो हमने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया, 5 जनवरी कर लिया। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या है, पार्टी अकाउंट नेम में कौन सा पार्टी है, सोनू ऑटो पार्ट्स, जिसको हम बेच रहे हैं सोनू। अब देखो यहाँ पे सोनू का तो नाम ही नहीं आ रहा है क्योंकि हमने लेजर नहीं बनाया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने पहले से कोई लेजर नहीं बनाया है तो हम इसी स्क्रीन पे नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे अप एरो की से आप क्रिएट पे जाना, या यहीं से अल्ट और सी प्रेस कर देना, लेजर क्रिएशन विंडो आपका ओपन हो जाए। अब यहीं से हम ये लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कौन से पार्टी का, सोनू ऑटो पार्ट्स। चलो बनाते हैं यहाँ पे, ओके। अब ये जो पार्टी है कौन सा है, जिसको हम बेच रहे हैं, जब सामान उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर पार्टी होता है, तो इसको हम सन्ड्री डेटर में रखेंगे। उसके बाद इसका और क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखो उसका स्टेट भी है, पिन कोड भी है, जीएसटी नंबर भी है, सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट पंजाब है, पंजाब रहने देंगे। पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है 141027 दे देंगे, ओके। और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर भी दे देंगे, दिया हुआ 03AA Q1Z6, ओके। तो ये सब इंफॉर्मेशन देके हम इस लेजर को सेव करेंगे। अब यहां से सेल्स अकाउंट में सेल्स लेजर, और आइटम्स क्या है जो हम बेच रहे हैं, वो सारे आइटम्स ये है। पंचर क्लच प्लेट, ओके। कौन से बेचेंगे, तो देखो जिस गोडाउन में है वहीं से बेचेंगे। अभी हमारे पास कहाँ है, वेयर हाउस में। अगर हम लुधियाना से बेचेंगे गलत हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we will select the same godown where our stock is available, okay. So our stock is available in warehouse, so I will select here warehouse godown। तो ये बात आपको ध्यान रखोगे। warehouse क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 255 255। व्हाट इज द रेट, रेट इज 490, यानी कि 490 रुपया पर नोज, 490 अमाउंट आपका आ गया। फिर दूसरा आइटम कौन सा है, सीको ब्रेक शू, ओके। सीको ब्रेक शू गोडाउन, अब देखो सीको ब्रेक शू जो है वो लुधियाना गोडाउन में आती है, यही गोडाउन हम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 375 375। व्हाट इज द रेट, रेट इज 240, यानी कि 240। एंड इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट न्यूमैक्स हेडलैम्प, ओके। कौन से गोडाउन में है, अमृतसर में है, अमृतसर सिलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 160 है। रेट क्या है, 505 रुपया पर नोज है, इसको सेव करेंगे। तीनों आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जीएसटी प्लस 14% सीजीएसटी एसजीएसटी। सो आई विल अप्लाई लेजर हियर, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी। actually I haven't mentioned account here, so I can mention, okay, now it is saved।
ठीक है। तो देखो अगर इसका टैक्स एनालिसिस आपको देखना है कि क्या ये एक्चुअल में 14% ही कैलकुलेट कर रहा है या कोई अलग अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप मोर डिटेल्स में जाओगे और मोर डिटेल्स में सॉरी रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाओगे और यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, करोगे और डिटेल्ड में आपको करने के लिए F5 प्रेस करना, ठीक है, या Alt F1 प्रेस करना। तो देखो ये डिटेल्ड में आपको आ जाएगा। तो दिखा रहा है ना तीनों पे 14% जीएसटी एसजीएसटी यानी कि 28% जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि सही जीएसटी का कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अब इसमें ई वेविंग का इंफॉर्मेशन भी देना है। देखो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ई वेविंग डिटेल्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम इसमें ई वेविंग बनाएंगे, चूंकि ई वेविंग का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने राज्य में बिहार में है, बिहार स्टेट में 1 लाख से ज्यादा का गुड्स सेंड करते हैं, 1 लाख या उससे ज्यादा का, तो हमको ई वेविंग बनाने की जरूरत है। ये तो बात हो गई बिहार की। चूंकि ये कंपनी पंजाब की है तो उस स्टेट का भी अपना क्राइटेरिया होगा, तो हो सकता है वहां 50,000 का लिमिट हो या 1 लाख का लिमिट हो, जो भी हो। तो उससे ज्यादा का अगर सामान हम बेच रहे हैं सेम स्टेट में तो हमको ई वेविंग बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे ई वेविंग का इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी ई वेविंग डिटेल्स, इसको हम यस कर देंगे और यहाँ पे ई वेविंग का नंबर देंगे। तो ई वेविंग का नंबर क्या है, 8010 देन 0272 5391। ओके, उसके बाद डेट क्या है ई वेविंग का, तो आज का जो करंट डेट है 5 जनवरी का है। पार्टी का पिन कोड देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 14 किलोमीटर्स। ट्रांसपोर्टर नेम नहीं है, इसको छोड़ देंगे, नन कर देंगे। मोड क्या है, तो रोड है, रोड से जा रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल नंबर है, दैट मीन्स कि रोड से ही जा रहा है, तो ये रोड से जाएगा। व्हीकल नंबर में दे देंगे PB10 ओके ऑब्लिक Q 6544 ओके। और व्हीकल टाइप में हम रखेंगे रेगुलर, वेट यस रेगुलर, और इसको हम सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए इनको सेव करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 जनवरी को ऑन 10th January 2019 नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स सोल्ड द बिलो गिवन स्टॉक आइटम टू सिमरन ऑटोमोबाइल्स लोकेटेड इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वाइड बिल नंबर इतना इतना इतना, जीएसटी चार्ज एट 28% आईजीएसटी ऑन बिलो प्राइसेस। मतलब कि 10 जनवरी को फिर से सेल्स हो रहा है, लेकिन किसको हो रहा है इस बार जो सेल हो रहा है वो पार्टी है सिमरन ऑटोमोबाइल्स। पहले सोनू ऑटो पार्ट्स था, अभी सिमरन ऑटोमोबाइल दूसरी पार्टी है। और ये जो पार्टी है ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मतलब ये पंजाब की पार्टी नहीं है, पंजाब से बाहर की पार्टी है। कंपनी पंजाब की है, पार्टी बाहर की है, और उसका इनवॉइस नंबर वगैरह ये जीएसटी वगैरह दिया हुआ है। तो चलो इसको भी हम एंट्री करते हैं, सेंस वाउचर में ही इसकी एंट्री होगी। डेट को चेंज करेंगे, सबसे पहले काम होता है डेट चेंज करना। डेट क्या है 10, पार्टी नेम में सिमरन। अब देखो यहाँ पे सिमरन तो आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम क्रिएट करते हैं पार्टी का लेजर सिमरन ऑटोमोबाइल्स। ओके, सिमरन ऑटोमोबाइल्स क्या है, ये इसको बेच रहे हैं उधार, तो ये हमारा संडे डेटर हुआ, जिसको हम उधार बेचते हैं वो डेटर होता है। और इसका जो एड्रेस है सहारनपुर, यहाँ पे दे देंगे। और ये जो पार्टी है उत्तर प्रदेश की है, ये पंजाब की पार्टी में। स्टेट को चेंज करना होगा, स्टेट चेंज करना बहुत जरूरी है। इसका पिन कोड दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे 247001 एंड इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 09AABCS 1429 B1ZS। और इसको हम सेव करेंगे। अब उसके बाद सेंस अकाउंट में सेंस अकाउंट। अब देखो यहाँ पे इंटर स्टेट सेंस टैक्सेबल इंटर स्टेट आ गया। आइटम्स कौन कौन सा है वो आइटम्स सारे सिलेक्ट करेंगे। पंसर क्लच प्लेट, गोडाउन कौन सा है, तो देखो वेयर हाउस में पहले से यहीं से जाएगा। क्वांटिटी कितना है 220। अब देखो यहाँ पे 490 का रेट आ रहा है। ये रेट क्यों आ रहा है इसको समझना। जब भी हम फर्स्ट टाइम सेंड करते हैं ना, तो जब सेकंड टाइम सेंड करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम सेंड करने के बाद, तो जो फर्स्ट टाइम का प्राइस होता है वही ऑटोमेटिक आ जाता है टैली में बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रेट चेंज है, 499 है, तो अभी हमको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 499 ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आप उसको ऐसे ही एंटर प्रेस करके सेव मत कर देना, रेट को एकदम देखना है कि रेट क्या है। अगर रेट डिफरेंट है
तो आपको चेंज करना है। ओके, दूसरा आइटम सिको ब्रेक शू, कौन सा गोडाउन में है? पहले से लुधियाना इन से जाएगा। क्वांटिटी कितना है? 192। रेट क्या है? रेट है 246, 246 रुपया, और इसको चेंज करेंगे। फिर तीसरा आइटम न्यूमेक्स हेडलैम्प, कौन सा गोडाउन है? गोडाउन पहले से ये अमृतसर में है। क्वांटिटी 112, रेट 112, रेट 512, एंड इसको हम सेव करेंगे। अब इसके बाद जीएसटी का लेजर लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये पार्टी क्या है? पार्टी पंजाब की नहीं है, पंजाब से बाहर की पार्टी है। अगर हम यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे ना तो ये कैलकुलेट करेगा, लेकिन अगर आउटपुट सीजीएसटी लगाते हैं तो ये पकड़ेगा ही नहीं। देखो, ना ही आउटपुट सीजीएसटी और ना ही आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये पार्टी ही पंजाब की नहीं है। तो ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है टैली प्राइम की कि अगर आप गलत टैक्स लेजर लगा रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सा लेजर लगाना है? आउटपुट आईजीएसटी का। तो यहाँ पे हम जैसे आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे, देखो ये कैलकुलेट कर लिया। इसका टैक्स एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो देखो 28% तीनों आइटम पे है। ठीक है, और इसमें ईवे विन का इंफॉर्मेशन भी हमको देना है। ईवे विन का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है 801002729876। ओके, उसके बाद डिस्टेंस इसका कितना है? तो डिस्टेंस है 202, 202 किलोमीटर्स। मोड क्या है? मोड है चूंकि वीकिंग नंबर दिया हुआ है तो रोड से ही जा रहा है, रोड दे देंगे। वीकिंग नंबर क्या है? PB01। ओके, PB01 KM 8788। ओके, एंड वीकिंग टाइप क्या है? रेगुलर है। रेगुलर रखते हुए इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करें। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 15 तारीख को एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है। वो ट्रांजेक्शन क्या है? कि वो ट्रांजेक्शन है ऑन 15 जनवरी 2019 कन्वेंस अमाउंट ऑफ RS 13,700 was paid by cash. रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ नेक्सस ऑटो ट्रेडर्स। यानी कि 15 तारीख को कन्वेंस का पेमेंट हो रहा है। कन्वेंस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। जब भी हम ट्रांसपोर्ट से कोई सामान मंगाते हैं या भेजते हैं तो उसका अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो होता है कन्वेंस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, तो ये जो पेमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपको कैश में। तो इसकी जो एंट्री होगी वो पेमेंट वाउचर में होगी। जब भी हम पेमेंट करते हैं ना तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर दिया गया है F5 पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट तो हमको पता नहीं है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टैली में बहुत अच्छा कैपेबिलिटीज है चेंज मोड का। यहाँ पे देखो चेंज मोड दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इसको सिंगल एंट्री में कर देना। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आपका पेमेंट कैसे हो रहा है, कैश में हो रहा है या बैंक से हो रहा है। तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो कैश में कर रहे थे, अकाउंट में हमारा कैश आ जाएगा सीधे, और नीचे जो है वो कन्वेंस हो जाएगा। कन्वेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो कन्वेंस का हमने लेजर तो बनाया नहीं था, यहीं से हम क्रिएट करेंगे। कन्वेंस अकाउंट अंडर, ये जो होगा ये एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है ये, और इसको हम सेव करें। कितना है कन्वेंस, कितना पेमेंट कर रहे हैं? 13,700, यहाँ पे 13,700 दे देंगे और इसको सेव। तो इस तरीके से ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिनेरियो हम लोगों ने बनाया और उसको देख लिया। तो चलिए, हमने आपको क्या क्या बता दिया कि मतलब लेजर्स कैसे बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, सब ग्रुप, यूनिट वगैरह वगैरह। और ट्रांजैक्शंस में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? सेल्स का कैसे करना है, सेल्स वाउचर में, परचेज का परचेज वाउचर में करना है, एंड पेमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी भी कुछ छूट रहा है। छूट क्या रहा है? रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री कहां होती है? तो देखो, रिसिप्ट की एंट्री होती है जब भी हमको पैसा रिसीव होता है, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर। जब भी हम पेमेंट करते हैं, जब भी हम किसी पार्टी को पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है।
लेकिन जब भी हमें पैसा रिसीव होता है, हमें पैसा प्राप्त होता है, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। F6 इसका शॉर्टकट की होता है। तो अभी हमको कहाँ है, अभी हम रिसिप्ट वाउचर में हैं। तो मान लो 12 तारीख को कोई पार्टी हमको पैसा दे रहा है, तो अकाउंट में कैश किस में दे रहा है, कैश में दे रहा है, बैंक में दे रहा है, तो वो हमारे बैंक में पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पे बैंक दे देंगे HDFC बैंक में। और यहाँ पे पार्टी कौन सा है जो पैसा दे रहा है हमको, तो कोई भी पार्टी हो सकता है। जैसे सोनू है, सोनू को हमने बेचा था, राइट, सोनू ऑटो पार्ट्स को बेचा था, ये हमको पेमेंट दे रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखो जब भी सेल होगा, न्यू रेफरेंस में होगा, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस रखना है। कितना पैसा बकाया है, तो टोटल बकाया दिखा रहा है 3,78,507। मान लो इसमें से वो हमको 1 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है, इसमें ये बिन सेलेक्ट किए और इसमें से 1 लाख यहाँ पे टाइप कर दिए, 1 लाख दे रहा है, और इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये पैसा हम रिसीव करेंगे। यानी कि जब भी कोई पैसा देगा तो उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। ये तो हो गया। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर। इतना सारा वाउचर का यूज होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, इसको ठीक से समझ लेना। देखो कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें हम कॉन्ट्रा से रिलेटेड एंट्री करते हैं। जैसे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है, तो जब भी बैंक और कैश के बीच में एंट्री होता है ना, वो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कैश अगर अपने बैंक में जमा कर रहे हो, आपके पास बिजनेस का कैश है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में, पर्सनल बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही है और पर्सनल कैश की बात नहीं हो रही है। बिजनेस का कैश अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में अगर आप जमा करते हो तो वहां आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर आप बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहे हो, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और तीसरा क्या होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर, यानी कि आपके बिजनेस में 2-3 बैंक है और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी एंट्री आपका कॉन्ट्रा एंट्री होता है। अब इसमें एक एंट्री करके देख लेते हैं। मान लो कि हम बिजनेस के लिए 5,000 रुपया निकाल रहे हैं अपने बैंक से, 5,000 रुपया पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से बिजनेस के लिए, तो अकाउंट में पैसा जो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे हम बैंक रखें या कैश रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे जिसका बैलेंस डेबिट होगा, अब फिर प्रश्न आता है कि हम डेबिट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हमारा सिनेरियो क्या है कि 5,000 रुपया हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश यहाँ पे आएगा या बैंक आएगा, ये एक मेजर सोचने का विषय है कि यहाँ पे हम क्या रखें। तो नियम ये कहता है कि यहाँ पे वो रहेगा जिसका बैलेंस डेबिट होगा। अब फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि हम कैसे डिफाइन करेंगे डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है, हमको तो ये आता नहीं है। आपका भी कहना सही। तो सीधे सीधे मैं बताता हूं, जो जिसके पास पैसा आएगा, समझना इस बात को, जिसके पास पैसा आएगा वो अकाउंट में आएगा। नोट डाउन करो, लिख के रखो, जिसके पास पैसा आएगा वो अकाउंट में जाएगा। दैट मीन्स कि पैसा बैंक से निकाला जा रहा है कैश के रूप में, तो पैसा किसके पास आ रहा है, कैश के पास आ रहा है। बैंक से पैसा निकल रहा है, कैश के पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे कैश, और नीचे हो जाएगा अगर वहां पे कैश आ गया तो यहाँ पे बैंक हो, क्योंकि इसमें कैश और बैंक के बीच में ही ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे दे देंगे बैंक। अभी देखो कैश हमारे पास कितना है, 1,26,300। अगर हम 5,000 कैश निकालेंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर 5,000 रुपया हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस कम होना चाहिए, कैश हमारा बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारा कैश 1,31,300 हो जाना चाहिए। चलो 5,000 एंटर किए। अब देखो हमारा जो कैश है 1,31,000 हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गया, जब हम पैसा कैश निकाले तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में कर दिए, इसको सेव करते हैं। दूसरा एंट्री करते हैं कि अगर हम जब भी हम पैसा बैंक में जमा करेंगे, ठीक है, हमारा जो कैश है उस कैश को बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। जैसे कि 5,000 पहले हमने विड्रॉ किया था, अभी हम 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न आता है कि यहाँ अकाउंट में कौन सा आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो हमको पता नहीं है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि जिसके पास पैसा आएगा वो अकाउंट में जाएगा। तो पैसा किसके पास आ रहा है, पैसा जो आ रहा है वो बैंक के पास आ रहा है। अभी बैंक में पैसा हम जमा करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा आएगा, तो अकाउंट में हम रखेंगे बैंक। तो अभी बैंक में आप देखो HDFC बैंक में कितना पैसा है, 12,55,000, ठीक है।
अब 10,000 रुपये जब हम बैंक में और देंगे, जमा करेंगे, तो ये पैसा बढ़ना चाहिए, 12,65,000 हो जाएगा। तो चलो नीचे हम कैश दे देते हैं। कैश कितना है? 1,31,000। अब 10,000 कैश में कम होगा और बैंक में जाएगा, जैसे 10,000 यहाँ पे करे, यहाँ पे 12,65,000। अभी देखो बैंक का हो गया, कैश का कम। ठीक है, तो ये 2 एंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया कॉन्ट्रा में। यहाँ पे आप वो नोट डिनोमिनेशन दे सकते हैं कि कितना कितना का नोट है। अगर आप 10,000 जमा कर रहे हैं तो 500 का 20 नोट होगा, और इसको हम सेव करते हैं। 2 कंडीशन होगा। तीसरा एंट्री में आपको बताता हूँ कॉन्ट्रा में क्या होता है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो अभी हमारे पास एक HDFC ही बैंक है, इसके लिए हमारे पास 2 बैंक होना चाहिए। तो एक बैंक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलो एक लेजर बनाते हैं बैंक का। क्रिएट में गए, लेजर में गए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बनाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में, और इसको हम सेव कर। अब क्या किए कि हम अब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने HDFC बैंक से स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में तो अभी पैसा है नहीं, जो भी पैसा HDFC में है, तो हम HDFC बैंक का पैसा स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके पास पैसा आएगा वो अकाउंट में जाएगा। तो पैसा किसके पास आएगा? अभी आएगा SBI के पास। भेजेगा कौन? HDFC। तो अकाउंट में आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पैसा इसके पास आ रहा है। और नीचे हो जाएगा HDFC बैंक। अब यहाँ पे देखो SBI में 0 पैसा है, 0 बैलेंस है, और HDFC में 12,65,000 है। तो अगर हम यहाँ से 50,000 रुपया SBI में भेजेंगे तो SBI में 50,000 हो जाएगा, और HDFC से 50,000 कम हो जाएगा। यानी कि अभी करेंटली कितना है? 12,65,000। अब ये हो जाना चाहिए 12,15,000। चलिए करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 50,000 दिए, एंटर किए। अभी देखो क्या हुआ, अभी SBI में 50,000 डेबिट हो गया और HDFC से 50,000 कम हो गया। यानी कि अब इसका जो बैलेंस है वो 12,15,000 है। ठीक है, तो ये जनरली 3 एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होता है, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक। और इसका एंट्री इसी तरीके से सिंगल एंट्री मोड में अभी आप लोगों को करना है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आएगा। जिसके पास पैसा आएगा उसको अकाउंट में रखना है। चाहे अगर कैश के पास आ रहा है तो कैश जाएगा, बैंक के पास आ रहा है तो बैंक जाएगा। 2 बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहां हमको डिफाइन करना है कि कौन से बैंक के पास पैसा आ रहा है, उसको हमको अकाउंट में रखें और इसको सेव करें। सो आई होप कि कॉन्ट्रा एंट्री भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइए नीरज एंड प्रिंस। सर एक बार और हम वीडियो कल देखेंगे उसके बाद सर। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग देखिएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया, कंप्लीट किया, और जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे कि परचेज, सेल्स, रिसीव पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सारे वाउचर्स के बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया। कल के सेशन में क्या है, कल के सेशन में जो हमारा एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा, उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इस पे हम लोग बात करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। 1 बज ही चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और बहुत कुछ इसमें बताने को है नहीं, तो जो भी बचा है कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे, और कल फाइनली ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन से रिलेटेड या इसके पहले जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं पिछले सेशंस में, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग पूछिए। अदरवाइज आज का सेशन फिर एंड करते हैं। नीरज एंड प्रिंस। सर कोई दिक्कत नहीं सर, हम वीडियो देख के सर कल। हाँ ठीक है, ये वीडियो आप लोग देखिए दोबारा और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, आप लोग मुझसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।